हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। यह है चैप्टर 1। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बनाई हुई है यहाँ पे एक सिचुएशन 1, जहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है कि सिटी में एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स बनाए थे। ट्रैफिक रूल्स क्या थे कि हर कोई रेड लाइट को फॉलो करेगा, ट्रैफिक रूल्स, बाकी हेलमेट लगाएगा। ये सारे रूल्स एक रूल बुक में बनाए गए थे। रूल बुक एक बनाई गई जो पार्लियामेंट में पास हुई, और वो पार्लियामेंट में पास होते ही एक एक्ट बन गई। तो वो एक्ट जो पास हुई थी वो हो गई मोटर व्हीकल एक्ट। एक एक्ट तभी बनती है जो कि पार्लियामेंट से पास हो जाती है। जैसे ही वो पार्लियामेंट से पास होती है वो एक्ट बन जाती है। तो ये थी सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सिचुएशन 2 में प्रॉब्लम दी हुई थी कि कंपनीज को फ्रॉड हो रहा था, कमर्शियल प्रैक्टिसेस में फ्रॉड हो रहा था, बिजनेसेस में फ्रॉड हो रहा था। तो उसका सल्यूशन निकाला गया कि रूल्स बनाते हैं बिजनेस के लिए। एक रूल बुक बनाई गई, वो पार्लियामेंट में गई, वो पास हुई और वो एक्ट बन गई। वो एक्ट जैसे ही बनी तो उस एक्ट का नाम बन गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। वैसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में आई। पार्टनरशिप एक्ट जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के 2 साल बाद आई। ये सारी एक्ट्स इंडियन पार्लियामेंट में पास होती हैं और तभी वो एक एक्ट बन जाती हैं, जिसमें कि सारे रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर, केस और केसेस में आपको बताऊंगा कि क्या कंडीशन थी उस केस के अंदर, जिसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि उस केस को आप लीगली एनफोर्स कर सकते हैं कि नहीं, या आप उस पर्सन को स्यू कर सकते हैं कि नहीं जिसने आपका कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट फॉलो नहीं करा। तो केस 1 में आपको दिया हुआ है, ए ने बी से ऑफर किया, एक इनका अग्रीमेंट बना कि ए बी को पिज्ज़ा खिलाएगा। ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया। तो ये एक बन गया आपका सोशल अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस जब होती है तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। तो ये जैसे ही एक अग्रीमेंट बना, चलिए मैं इसका सल्यूशन आपको बाद में बताता हूँ। सेकंड केस पे चलते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि आपको मैं अगले अपनी एनिवर्सरी पे एक रिंग गिफ्ट करूँगा। हस्बैंड ने ऑफर किया और वाइफ ने एक्सेप्ट करा। ये बना आपका डोमेस्टिक अग्रीमेंट। केस नंबर 3 पे हम चलते हैं। केस नंबर 3 पे क्या था? एक्स ने वाई को बोला और प्रॉमिस किया कि मैं अपनी बाइक आपको बेच दूंगा, बदले में 5 लाख रुपए आपको देने होंगे। चौथे केस में एक पंडित जी होते हैं। पंडित जी आदमी को कहते हैं कि आप दीवार को रिपेयर क्यों नहीं करा रहे। तो पंडित जी ने ऑफर एक्सेप्ट करी कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दीवार को रिपेयर करा दूंगा, बट उसके लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और ये एक सोशल वर्क होगा। तो अब आपके हिसाब से स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि सोशल एग्रीमेंट में समथिंग इन रिटर्न होगा कि हाँ, इसने मेरे को कहा था कि पिज़्ज़ा नहीं खिलाया, तो क्या उसमें कुछ समथिंग इन रिटर्न आपको मिलेगा? ये एक सोशल एग्रीमेंट है, याद रखिए। सोशल एग्रीमेंट में समथिंग इन रिटर्न नहीं आता। सेकंड, हस्बैंड और वाइफ से जो अग्रीमेंट हुआ था एक रिंग के लिए एनिवर्सरी पे, वो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था। तो क्या आप उसके हस्बैंड को स्यू कर देंगे अगर वो आपको रिंग नहीं लेके आके देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। थर्डली, जब एक बंदे ने, एक्स ने वाई से प्रॉमिस किया था कि आप 5 लाख रुपए में मेरी बाइक ले सकते हैं, तो वो एक हुआ कमर्शियल अग्रीमेंट। कमर्शियल अग्रीमेंट में समथिंग इन रिटर्न आपको हमेशा मिलता है। तो जैसे कि ये कमर्शियल अग्रीमेंट था, तो समथिंग इन रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। तो बाइक के बदले 5 लाख रुपए। तो जैसे कि बाकी कंडीशंस में आप देख सकते हैं, पिज़्ज़ा के बदले कुछ नहीं आया, नथिंग इन रिटर्न। रिंग के बदले में भी कुछ नहीं आया, नथिंग इन रिटर्न। कमर्शियल अग्रीमेंट में समथिंग इन रिटर्न ज़रूर होता है। तो इस वजह से कमर्शियल अग्रीमेंट, चलो ये भी बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सोशल अग्रीमेंट, अब जैसे पंडित जी को बनाया एक आदमी ने कि दीवार आपने रिपेयर करानी थी 100 रुपये में, क्या हो गया, आपने कराई नहीं अभी तक।
तो वो सोशल अग्रीमेंट था, उसके बदले में भी कुछ नहीं मिलना था, देयर इज नथिंग इन रिटर्न। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, अब जैसे ये एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे, क्या ए और बी का इंटेंशन था कि एक लीगल रिलेशन है कि आपने अगर मेरे को पिज्ज़ा नहीं खिलाया तो मैं आपको स्यू कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और अगर वाइफ को रिंग नहीं मिली हस्बैंड से तो क्या वो वाइफ हस्बैंड को स्यू कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब अगर एक्स और वाई का जो कमर्शियल अग्रीमेंट था रिगार्डिंग द बाइक एंड द अमाउंट ऑफ ₹5 लाख, ये तो एक कमर्शियल अग्रीमेंट था, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन यहाँ पे ज़रूर आ जाता है। और जो पंडित जी को आदमी ने बोला था दीवार दीवार को रिपेयर कराने के लिए, तो वो भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? तो पहली बात आपको मैंने जैसे अभी बताई, अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एंड एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ आपको नोट डाउन ज़रूर करनी पड़ेगी, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। एनी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ए और बी के बीच में एक कमर्शियल अग्रीमेंट हुआ कि मैं बी को अपनी बाइक बेच दूंगा, ए ने बोला, तो बी उसके बदले में अग्री हो गया कि मैं उस बाइक के बदले में आपको 2 लाख रुपए दूंगा। बट एट द एंड यहाँ पे मैंने सिचुएशन लिखी हुई है, बी रिफ्यूजेस टू टेक द ए बाइक एंड कंपेल हिम, एंड ए कैन कंपेल हिम थ्रू द कोर्ट। तो ये ए ने बोला कि हाँ तुम मेरे को अब बाइक नहीं दे सकते, तुम अब अगर मेरे को बाइक के बदले 2 लाख रुपए नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें ज़रूर कोर्ट में घसीटूंगा। और तो ये चीज़ थी कमर्शियल अग्रीमेंट के बारे में, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी। नोट, एनी अग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस ही बात है भाई, क्योंकि यही एक बात होती है कॉन्ट्रैक्ट की, और जो अग्रीमेंट से अलग उसको करती है। बढ़ते हैं आगे अग्रीमेंट के बारे में। अग्रीमेंट क्या होते हैं? 2 टाइप के अग्रीमेंट बेसिकली होते हैं, सोशल डोमेस्टिक और कमर्शियल। यहाँ मैंने सोशल और डोमेस्टिक को अलग अलग लिखा हुआ है, बताते हैं क्यों। सोशल अग्रीमेंट जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया एक आदमी और एक पंडित जी का, वो होता है एक सोशल अग्रीमेंट। डोमेस्टिक अग्रीमेंट होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। कमर्शियल अग्रीमेंट हो सकता है किसी बायर और सेलर के बीच में। तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हेंस इट्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बट हाँ, इसकी भी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे मैंने लिखी हुई है, अगर उनके पास एक इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप में तो वो उस अग्रीमेंट के लिए उसे सू कर सकते हैं जिसने वो अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करा। कमर्शियल अग्रीमेंट क्या होते हैं? जिस अग्रीमेंट में इंटेंशन होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो होते हैं कमर्शियल, एंड दोज अग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और हमने क्या पढ़ाई करी थी पहले कि एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट? तो मैं इसका आंसर आपको अगले पेज पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे अग्रीमेंट्स किस 3 टाइप के होते हैं, सोशल, डोमेस्टिक और कमर्शियल, ठीक है। बट कमर्शियल अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो इससे पता लग सकता है कि वी कैन से दैट अग्रीमेंट इज अ मच वाइडर टर्म, ओनली कमर्शियल अग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। आज की वीडियो में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, ये था आपका चैप्टर 1 फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आप टेबल भी बना लीजिए। हमें पता लगा अग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में हमें पता लगा, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट हमें पता लगा, और इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। अग्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा, इंटेंशन पढ़ा,
और इसका एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और डोंट forget to subscribe to the channel. Thank you.